कल हमने इनहेरिटेंस स्टार्ट किया था कोड यूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिक चीजें मैंने बता दी थी आपको। अब मैं यहां पर एक छोटी सी क्लास डिफाइन करूंगा, उसकी आउटपुट आपको बतानी है। इस प्रोग्राम के थ्रू हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, इनहेरिटेंस के बारे में कुछ नई चीजें पता चलेंगी। शुरू करते हैं। ये मैंने एक छोटी सी क्लास, तीन क्लास यहां पर डिफाइन की है हमने, छोटी छोटी, ए, बी एंड सी। यहां पर इन तीनों क्लासेस में इस ए रिलेशन है। ए क्लास है जिसे एक्सटेंड कर रही है, बी क्लास इसे एक्सटेंड कर रही है, सी क्लास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करने की है। ए क्लास के अंदर केवल एक कंस्ट्रक्टर है, बी एम्प्टी है, सी के अंदर फिर एक कंस्ट्रक्टर है, मेन मेथड है। मेन मेथड में हमने तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाए हैं, मींस हम तीनों क्लासेस के कंस्ट्रक्टर इन्वोक कराना चाहते हैं और देखना चाहते हैं क्या आउटपुट आएगी। अब आप लोगों को बताना है, इसे देख के बताइए क्या क्या आउटपुट आएगी। हाँ जी, इन्हें इन सी कितने लोगों को लगता है इन्हें इन सी? 6 लोगों को लगता है इन्हें इन सी। और कोई? हाँ बताइए। इन्हें इन सी कितने लोगों को लगता है? 2 टाइम्स इन्हें आएगा, 1 टाइम इन सी आएगा। 4-5 लोगों को लगता है। और कोई? 3 टाइम्स इन्हें इन सी वाला कोई? नहीं। कंपाइलेशन एरर? हाँ, कंपाइलेशन एरर वाले भी हैं। और कोई ऑप्शन दो तो उसमें भी कोई ना कोई आ जाएगा। यहां पर इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी वो समझने से पहले, ये प्रोग्राम जिस कॉन्सेप्ट के लिए हमने बनाया है, पहले वो कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। वास्तव में जो कोड आप देख रहे हैं, जिसे देख के आप आउटपुट आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, वो कोड जैसे हमने लिखा है वैसे एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंपाइलर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेगा और वो मॉडिफाइड कोड एग्जीक्यूट होगा। इसकी आउटपुट हम तब तक पता नहीं लगा सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि कंपाइलर इस कोड में क्या मॉडिफिकेशन कर रहा है। अब देखते हैं कंपाइलर क्या मॉडिफिकेशन यहां पर करेगा और क्यों करेगा। सबसे पहले मान के चलते हैं ये जो हमारी क्लासेस हैं, इन क्लासेस के अंदर कुछ डेटा मेंबर्स हैं। अज्यूम करते हैं ए क्लास के अंदर ए डेटा मेंबर है, बी क्लास के अंदर बी डेटा मेंबर है, सी क्लास के अंदर सी डेटा मेंबर है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, कॉन्सेप्ट हमें समझना है। अगर मैं सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो उसमें कितने डेटा मेंबर होंगे? 3, ए बी एंड सी। और बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो ए बी, और ए का ऑब्जेक्ट बनाओ तो ए। मींस अगर हम जनरलाइज करें चीजों को, अगर मैं आपको किसी क्लास का नाम ना बताऊं और आपसे कहूं कि कोई एक क्लास है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट में कितने डेटा मेंबर होंगे, कैसे बताएंगे? जब क्लास का नाम नहीं बता तो कैसे बताएंगे? वास्तव में हम जनरलाइज कर सकते हैं। हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि किसी क्लास में किसी क्लास का ऑब्जेक्ट में कितने डेटा मेंबर होंगे। किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के पास जितने उस क्लास में डिक्लेयर डेटा मेंबर है वो होंगे, प्लस जितने उस क्लास में डेटा मेंबर्स इनहेरिट हो रहे हैं वो भी होंगे। यानी कि एक ऑब्जेक्ट के पास डिक्लेयर और इनहेरिटेड 2 तरह के डेटा मेंबर्स होते हैं। अब यहां पर अगर आप देखें, सी के पास जो सी है उसे हम कहेंगे डिक्लेयर्ड डेटा मेंबर, लेकिन इसके लिए ए और बी क्या हो जाएंगे? इनहेरिटेड डेटा मेंबर। बी के केस में जो बी है वो डिक्लेयर्ड डेटा मेंबर है, ए इनहेरिटेड डेटा मेंबर है। इतनी बात समझ आ गई? मींस एक ऑब्जेक्ट के पास डिक्लेयर्ड और इनहेरिटेड 2 तरह के डेटा मेंबर होते हैं। अब अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराना, तो ऑब्जेक्ट टोटलिटी में तब इनिशियलाइज होगा जब उसके डिक्लेयर्ड और इनहेरिटेड दोनों तरह के डेटा मेंबर्स इनिशियलाइज किए जाएं। अब ये 2 तरह के डेटा मेंबर्स कैसे इनिशियलाइज हो सकते हैं? 2 तरीके हैं।
दोनों बताता हूं, आप बताइएगा मुझे कौन सा तरीका सही है। पहला तरीका है हर एक क्लास डिक्लेयर्ड और इनहेरिटेड दोनों तरह के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने का कोड लिखे। मींस ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ए में हम स्टेटमेंट लिखें ए को इनिशियलाइज करने का, बी में हम कोड लिखें ए और बी दोनों को इनिशियलाइज करने का, सी में कोड लिखें ए बी और सी तीनों को इनिशियलाइज करने का। बता सकते हैं क्या समस्या है? किसी क्लास में जो भी इनहेरिटेड डेटा मेंबर्स हैं उन्हें इनिशियलाइज करने का कोड एक से ज्यादा बार रिपीट होगा। कल हमने इनहेरिटेंस को कोड रीयूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा। आप अभी तक यही समझते हैं कि इनहेरिटेंस हम कोड यूज करने के लिए करते हैं। क्या हम यहां पर ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसे यूज करवा रहे हैं? नहीं करवा रहे हैं। क्या करना चाहिए? अगर हर एक क्लास को कहा जाए कि वो सिर्फ अपने डिक्लेयर्ड डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करे और इनहेरिटेड डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कराने के लिए अपनी सुपर क्लास को मौका दे। सुपर क्लास फिर इसी तरह से करे, वो केवल अपने इनहेरिटेड डिक्लेयर्ड डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करे, वो अपनी सुपर क्लास को मौका दे दे। अगर हर क्लास ऐसे करे तो क्या होगा? किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट टोटलिटी में इनिशियलाइज हो जाएगा और इनिशियलाइजेशन का कोड हमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा। मींस यहां पर अगर हम लिखें लेट्स से मैं सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं 3 वेरिएबल्स के साथ, 3 वैल्यू को पास कर रहा हूं। लेट्स से यहां से सी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो, सी का कंस्ट्रक्टर 2 वैल्यूज के साथ बी के कंस्ट्रक्टर को कॉल करे, बी का कंस्ट्रक्टर 1 वैल्यू के साथ ए के कंस्ट्रक्टर को कॉल करे, ए का कंस्ट्रक्टर ए को इनिशियलाइज करे, देन बी का कंस्ट्रक्टर केवल बी को इनिशियलाइज करे, देन सी का कंस्ट्रक्टर केवल सी को इनिशियलाइज करे। बाकी सब अपने अपने डिक्लेयर्ड डेटा मेंबर्स को अगर इनिशियलाइज कर दें तो क्या होगा? काम आसान हो जाएगा। अब हमें ये वाली अप्रोच यूज करनी चाहिए कि इससे पहले अप्रोच यूज करनी चाहिए? ये अप्रोच यूज करनी चाहिए। सबको समझ में आ रही है बात? सिंपल अप्रोच है, कोड रीयूज नहीं होता। अब अगर इसके नीचे भी मैं कोई सब क्लास इनहेरिट करता हूं, लेट्स से डी, उसमें एक और डेटा मेंबर रख लेता हूं डी, तो उसे भी क्या करना चाहिए? केवल डी को इनिशियलाइज करने का कोड लिखना चाहिए, बाकी सी को कह देना चाहिए कि आप अपने डेटा मेंबर से इनिशियलाइज कराओ। सी कह दे डी को कि आप अपने डेटा मेंबर इनिशियलाइज कराओ, बी कह दे डी को कि आप अपने डेटा मेंबर इनिशियलाइज कराओ। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब यहां पर हमारे हिसाब से अगर देखा जाए, हमारी जो क्लास हायरार्की है वो ए क्लास तक जाती है, यानी कि हमने बी के अंदर लिखा हुआ है एक्सटेंड ए, सी के अंदर लिखा हुआ है एक्सटेंड बी, लेकिन हमारे हिसाब से जो क्लास ए है वो एक इंडिपेंडेंट क्लास है। वास्तव में ए एक इंडिपेंडेंट क्लास नहीं है। जावा में हर एक क्लास ऑब्जेक्ट की सब क्लास होती है। सन माइक्रो सिस्टम ने आपको java.lang पैकेज में क्लास देके रखी हुई है। Each class in Java is a direct or indirect subclass of object. अब ये सब क्लास बनती कैसे है? हम तो बनाते नहीं। हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास के साथ जो इसे रिलेशन है उसे कंपाइलर क्रिएट करता है कंपाइलेशन टाइम पे। कंपाइलेशन टाइम पे हर एक क्लास की डेफिनेशन को चेक करता है। अगर वो इंडिपेंडेंट क्लास है, जैसे कि ए है, कंपाइलर यहां पर लिखेगा एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट। ये पहला चेंज किया कंपाइलर ने, यहां पर लिख देते हैं कंपाइलेशन के बाद ये क्लास कैसे दिखेगी? जैसा हमने लिखा था वैसे नहीं दिखेगी। कंपाइलर ने हमारी ए क्लास को ऑब्जेक्ट की सब क्लास बना दिया, बी ऑलरेडी ए को एक्सटेंड करती है तो बी ए के थ्रू ऑब्जेक्ट की सब क्लास हो गई। सी बी को एक्सटेंड करती है, बी ए को एक्सटेंड करती है, ए ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करती है तो सी बी इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट की सब क्लास हो गई।
इस तरह से जावा में हर एक क्लास ऑब्जेक्ट की सब क्लास होती है। अब ऐसा करने से कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। अभी अभी हमने बात की किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट में दो तरह के डेटा मेंबर होते हैं, डिक्लेयर्ड एंड इनहेरिटेड। हमने जो अपनी क्लास हायरार्की डिफाइन किया उसमें हम जानते हैं कितने डेटा मेंबर्स हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि एक और कोई सुपर क्लास है, इसमें भी तो कोई डेटा मेंबर हो सकता है। मान के चलते हैं इसमें एक डेटा मेंबर है एक्स, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हमारी तो सारी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। हम सी के ऑब्जेक्ट में मान रहे थे कि ए बी सी नाम के 3 डेटा मेंबर हैं, बी में मान रहे थे ए की 2 डेटा मेंबर है, ए में मान रहे थे 1 डेटा मेंबर है। अब क्या होगा, ए के पास 2 डेटा मेंबर होंगे ए एंड एक्स, बी के पास 3 डेटा मेंबर होंगे ए बी एंड एक्स, यहां पर 4 डेटा मेंबर हो जाएंगे ए बी सी एंड एक्स। अगर हम अपनी क्लासेस को दूसरी क्लास से एक्सटेंड कर रहे हैं तो हम उनकी आपस में कंस्ट्रक्टर चेनिंग कर सकते हैं सुपर कीवर्ड के थ्रू। लेकिन अगर हम कोई क्लास इंडिपेंडेंटली डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि हमने इसे इंडिपेंडेंटली डिफाइन किया था, हमने यहां पर ये लिखा ही नहीं था। अगर हमने यहां नहीं लिखा तो क्या हम यहां पर सुपर लिखेंगे? फिर हम यहां पर लिखेंगे सुपर कुछ इस तरह से। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो हर आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, उसे लगेगा एक इंडिपेंडेंट क्लास बनाएंगे फिर सुपर इसमें क्यों लिख रहा है। यहां पर ये काम हमारे लिए कंपाइलर करेगा।